Hello everyone. I hope you all are doing good. Appointed as 49th Chief Justice of India. So in this context, we will discuss here the power, function, structure and composition of Supreme Court of India. So let's start. सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड हायरार्की देखेंगे इंडिया में जुडिशियल सिस्टम की. सो फर्स्ट वी हैव सुप्रीम कोर्ट ऑन द टॉप, देन वी हैव हाई कोर्ट बिलो दैट, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिवीज़न है वो 3 सेक्शन में है. वो है सिविल जज, स्मॉल सिविल केसेस एंड क्रिमिनल मजिस्ट्रेट. सिविल जज को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, सिविल जज वाले कोर्ट को. देन क्रिमिनल कोर्ट को हम सेशन भी बोलते हैं. तो ये एक इसके डिफरेंट नेमिंग हो गई. यहाँ पर सिविल जज का इम्पोर्टेंस रहता है और यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का. तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी कहते हैं. यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पर केसेस होंगे उनका नेचर सिविल होगा. सिविल नेचर के केसेस होते हैं मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड या प्रॉपर्टी मैटर्स से. अच्छा, इनमें जो अमाउंट होता है वो अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम स्मॉल अमाउंट के केसेस होंगे कुछ थ्रेशोल्ड से नीचे तो हम उसे स्मॉल सिविल केसेस बोल देंगे. तो ये इसी का ही एक वेरिएशन हुआ. देन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो ब्लड, डेथ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, या फिर जिनकी पनिशमेंट 2 years और मोर हो, कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है. तो ये वाली जो केसेस हैं वो क्रिमिनल सेशन कोर्ट के अंदर आ जाएंगे. सो ये रहा स्ट्रक्चर. देन ओवरव्यू, अगर ओवरऑल बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सो इट इज़ द हाइएस्ट इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर से 26 जनवरी 1950 को मिला, उसके जो टर्म्स हैं वो काफ़ी लीगल टर्म्स हैं और उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉज कभी कभी आ जाते हैं. तो उनका जो उसकी जिम्मेदारी उसको इजी फॉर्म में समझाने की, उसका मतलब समझाने की, या फिर वो उसका इंटरप्रिटेशन करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट की. नाउ इट केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 26 जनवरी 1950, द सेम डे वी गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के थ्रू ही ऑब्वियसली ये बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड है. इसका लोकेशन दिया हुआ है यहाँ पर. ये ओवरव्यू था. अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है. तो इट फर्स्ट सिंपल टर्म्स में अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इतना सिंपल नहीं है. प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते. एक कोलिजियम होता है जजेस का. कोलिजियम मीन्स एक ग्रुप जिसमें कि सीजीआई उसके हेड होते हैं. वो जो कोलिजियम डिसाइड करता है नेमिंग जजेस की कि किसको जज बनना है, वो लिस्ट जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास, और देन उस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से जाती है प्रेसिडेंट के पास, एंड देन प्रेसिडेंट सेलेक्ट्स व्हाट सीजीआई हैज सेड. तो नॉर्मली जनरली प्रोसीजर में यही होता है कि जो नाम जजेस सजेस्ट करते हैं, कोलिजियम सजेस्ट करते हैं, उन्हीं को अपॉइंट करना पड़ता है. कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से क्लैशेस देखने मिले हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो कोलिजियम की जो डिसीजन होगी वो फाइनल होगी. सो दिस वे द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड. नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बोथ इन द केस ऑफ जज एंड इन द केस ऑफ सीजीआई. अच्छा, अगर वो हाई कोर्ट के जज हैं तो वो एटलीस्ट 5 years तक होने चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में. या तो सिटीज़न ऑफ इंडिया के साथ साथ ये क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, और या फिर अगर वो एडवोकेट हैं तो वो 10 years के होने चाहिए. और ये सिर्फ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के ही होने चाहिए. मीन्स अगर एक बार आपको सुप्रीम कोर्ट में एंटर करना है तो यू हैव टू बी द हाई कोर्ट जज फॉर 5 years एंड हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर 10 years. और क्या होती है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पे एक एक्स्ट्रा ये होती है डिस्टिंग्विश जूरिस्ट की, जो कि हाई कोर्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं देखने मिलती. अभी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट क्या हो सकता है? तो प्रेसिडेंट की नज़र में अगर कोई पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉ के एरिया में एक्सपीरियंस्ड है, उसे काफ़ी लीगल टर्म्स एंड लीगल थिंग्स की नॉलेज है, और जजमेंट के एरिया में भी उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो उसको हम एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट की तरह मान करके, और प्रेसिडेंट ऐसे पर्सन को डिस्पाइट नॉट बीइंग इन द हाई कोर्ट एज अ जज और एज अ एडवोकेट वो अपॉइंट कर सकते हैं. बट ये बहुत रेयर केस में होता है, बिकॉज अगर ऐसा कोई पर्सन है तो ऑब्वियसली वो हमें कोर्ट में ही देखने मिल जाता है.
तो ये एक ऑप्शन भी है कि अगर कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में एंट्री मिल सकती है. इट्स लाइक कि हम जैसे पार्लियामेंट में एक्सपीरियंस्ड अदर फील्ड के लोगों को एंट्री दिलाने के लिए नॉमिनेटेड मेंबर्स का यूज़ किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का रोल हम देख सकते हैं. ओके, देन इनकी जो टाइम लिमिट होती है वो एज 65 तक वो लोग अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं. सो ये रही ओवरऑल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात. अब हम लोग देख लेते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस. सो इन सुप्रीम कोर्ट एज अ इंस्टीट्यूशन का इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है. किस लिए? न्यूट्रल जजमेंट देने के लिए, ऐसा जजमेंट जो कि इम्पार्शियल हो और पार्टीसैन ना हो, गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में भी डिस्क्रिमिनेट ना करे और सिटीज़न के बीच में भी नहीं, कुछ सिटीजन्स जो रिच एंड पुअर के बीच में भी नहीं, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखना चाहिए. उसके लिए इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है. ज़्यादातर इंडिपेंडेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है वो कभी कभी जजेस के ऊपर आ जाता है जजमेंट सुनाते वक्त. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जजेस के लिए भी और कोर्ट एज अ इंस्टीट्यूशन के लिए भी कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले हैं जो उनकी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करते हैं. तो ये किस टाइप के प्रोविज़न है? जो उनका अपॉइंटमेंट ही अभी हमने देखा कि जजेस को कंसल्ट किए बिना प्रेसिडेंट नहीं कर सकते अपॉइंट. सो जो कोलिजियम बोलेगा वही. तो इस केस में ये हो सकता है कि जजेस जो नाम चूज़ करेंगे वो उन्हीं लोगों का करेंगे ऑब्वियसली जो रियल में उस चीज़ के लिए क्वालिफाई होंगे. अगर प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट को दे दिया जाए ये प्रोसेस तो मे बी वो बायस्ड हो सकते हैं, जो उनके फेवर में जजमेंट दे ऐसे लोग को वो अपॉइंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये चांस नहीं है बिकॉज दे हैव टू कंसल्ट द जजेस. तो इंडिपेंडेंस इस तरीके से इंश्योर हुआ. देन इनका जो रिमूवल होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, टफ होता है, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू करना पड़ता है. ये स्पेशल मेजॉरिटी अभी हम आगे देखेंगे. ओके, एंड जो इनका डिस्कशन है जजेस का या जज के जजमेंट का, उस पर कोई भी कमेंट पार्लियामेंट में नहीं हो सकता, उसका डिस्कशन नहीं किया जा सकता. ये भी एक उनके इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने का तरीका है बिकॉज लॉ मेकर्स के पास जो पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच की पावर होती है वो काफ़ी वाइड होती है. तो वो किसी भी चीज़ को लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं वहाँ पर कंट्री में हो रही, बट जजेस वाले केस जजेस के टॉपिक पे नहीं. तो ये भी एक इंडिपेंडेंस सिक्योर करने का तरीका है. देन दे हैव द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. अब ये कंटेम्प्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सिविल कंटेम्प्ट जब जज के जजमेंट की अवमानना की जाए, उसको ना माना जाए. और क्रिमिनल कब? जब कोर्ट में कोई इस तरीके का दंगा या फसाद या शांति भंग करने का कोई एक प्रोटेस्ट जो कि उस टाइम जब जजमेंट डिलीवर हो रहा हो उस पर बाधा डाले, डिस्टर्ब करे, तो इस टाइप के केसेस को क्रिमिनल कहते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट. हमने प्रशांत भूषण के केस में देखा था, एडवोकेट ही हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, फिर भी उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के काफ़ी इशू हुआ था ये कंटेम्प्ट वाला. तो उनको लास्ट में जज ने ₹1 फाइन किया था एज अ सिंबल. तो वो केस ही अलग था एक कंटेम्प्ट ऑफ चार्ज का, बट अच्छा एग्जाम्पल है वो कंटेम्प्ट केस का. तो ये रही इंडिपेंडेंस ऑफ जज की बात. अब आ जाते हैं रिमूवल पे. अभी हमने देखा कि ये इंडिपेंडेंस सिक्योर करने का तरीका है, तो देख लेते हैं कैसे रिमूव होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस. तो ग्राउंड क्या होता है? सबसे पहले प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. ये कौन देख सकता है? प्रेसिडेंट ऑब्वियसली. इसका जो कोई इस वर्ड का इलेबोरेट डेफिनेशन नहीं दिया गया है कि किस टाइप का मिसबिहेवियर होगा जब तब हम उनको रिमूव करने के लिए मोशन ला सकते हैं, या फिर किस तरीके की इनकैपेसिटी, ये काफ़ी सब्जेक्टिव है. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो यही फ्रेज लिखा हुआ है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पे ही हम जजेस को रिमूव कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये भी है कि और अदर कोई रीज़न नहीं हो सकता. ओके, देन व्हेन वी कम टू प्रोसीजर, तो एक मोशन लाना ज़रूरी है जो कि प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे पार्लियामेंट में, ऑब्वियसली हाउस में, और दोनों हाउसेस जो लोकसभा एंड राज्यसभा हैं उसमें उसके 100 मेंबर्स उसको साइन करने चाहिए एंड राज्यसभा के 50 मेंबर्स. देन ये मोशन आ जाने के बाद इस मोशन का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा. एक इंक्वायरी कमेटी होगी जिसमें जजेस ही होंगे, तो वो देखेंगे कि ये मोशन में जो बातें लिखी गई हैं और जो जिस जज को रिमूव करने की बात कही जा रही है, क्या ये सारे चार्जेस सही हैं उनके खिलाफ. देन वो मोशन को पास किया जाएगा. तो ईच हाउस को उसको किस मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, प्लस 1/2, दैट मीन्स हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होनी चाहिए. तो अगर टोटल मेंबर ऑफ द हाउस 500 है तो वी नीड 250 और प्लस
2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर 400 है तो हमको उसका 2/3, तो इसका सम और इसके हाफ का सम, तो हमको इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए उसको पास करने के लिए। तो इस टाइप का केस जब आता है तो जो मेजॉरिटी है उसको, जो नॉर्मल मेजॉरिटी है उसको क्रॉस कर लेना काफ़ी सिंपल होता है, सिंपल मेजॉरिटी हाफ 50%। बट इस टाइप की मेजॉरिटी को क्रॉस करने के लिए अपने आप में ही हमको पार्लियामेंट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, काफ़ी इस टाइप का ओपिनियन चाहिए कि हाँ डेफिनेटली इस जज को रिमूव करना ही है, तभी जा कर के मोशन पास होगा। ओके So after all this procedure, the president will remove order for the removal of the judge. तो वो जज फिर रिमूव हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल एक प्रोसीजर है रिमूवल की। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो फर्स्ट इट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के होने के साथ साथ में वो गार्जियन भी हैं, तो प्रोटेक्टर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। देन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जुरिस्डिक्शन का सिंपल सा अगर हम मतलब समझेंगे तो वो ये होगा कि उनके पावर का जो एक्सटेंशन है वो किस एरिया तक होता है और किस सब्जेक्ट्स तक होता है। तो ओरिजिनल का यहाँ पर मतलब ये है कि हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही उसकी पिटीशन डाल सकते हैं और वो जो केस है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सॉल्व किया जाएगा। तो कौन से ऐसे केसेस होते हैं वो हम देख लेते हैं। सेंटर वर्सेज स्टेट का केस हो सकता है, कोई इशू जो सेंटर और स्टेट के बीच में हो। स्टेट वर्सेस स्टेट हो सकता है, या फिर सेंटर और एक स्टेट साथ में है वर्सेस दूसरा स्टेट। तो ये तीनों टाइप के केसेस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं। देन इट एक्ट एज ए डिफेंडर ऑफ द फेडरेशन। जो इंडिया का फेडरेशन है सारे स्टेट्स को मिला करके, और जो फेडरेशन में काफ़ी अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेट की जो पावर्स है और सेंटर की जो पावर है वो अलग अलग है, डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स स्टेट में स्टेट को अलग ही पावर दिया है और सेंटर को अलग। तो वो जो फेडरेशन और फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, उसको डिफेंड करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का होता है। हम ज़्यादातर रिवर बाउंड्री या वाटर डिस्प्यूट को देख सकते हैं। जब रिवर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में फ्लो होती है तो उसकी बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं जब, तो वाटर के डिवीजन का, वाटर की शेयरिंग का इशू आता है। तो इस टाइप के इशू काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करती है, देखने मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट में केसेस। देन वी हैव इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो सिटीज़न की जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइडेड है उसका इन्फोर्समेंट भी सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। तो अगर कोई राइट का वायलेशन होता है तो वी कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट एज वेल। नाउ इट डजंट कम्स अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पावर, इज बिकॉज हाई कोर्ट को भी दिया गया है ये इन्फोर्समेंट का पावर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। देन वी हैव अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट मतलब यहाँ पर अपील से है। जब भी किसी छोटे कोर्ट के फैसले से सेटिस्फैक्शन नहीं होती तो उसको अपील किया जाता है उसमें कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी सिविल या क्रिमिनल केसेस का अपील हो सकता है। देन स्पेशल लीव टू अपील, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने से ही किसी जजमेंट को अपने हाथ में ले सकते हैं किसी भी कोर्ट से, उसको पूरी तरीके से राइटली जज करने के लिए। देन वी हैव एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो कि प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी में। देन वी हैव रिव्यू जुरिस्डिक्शन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को अमेंड करते हुए और चेंज करते हुए दोबारा से फैसला सुनाते हैं। देन इट्स द केस ऑफ रिव्यू। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है, इसमें पावर है। वो ये कि उनके जो जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उनके जजेस के, वो एज अ रिकॉर्ड यूज़ होते हैं अदर कोर्ट में और ऑल ओवर कंट्री में। तो उनके जजमेंट को एक तरीके से रेफरेंस भी देखा जाता है और एक तरीके से स्टेटमेंट भी देखा जाता है कि ये एक ऑर्डर है, इसे फॉलो करना ही है। Then we have contempt of court. We have seen this earlier. Now it is the power of judicial review. तो जैसे कोई भी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की या फिर कोई भी लॉ आता है, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हुआ दिखता है तो उसमें जुडिशियल रिव्यू इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जज का एक ओपिनियन जो रिव्यू करते हुए वो देंगे कि हाँ ये सच में वायलेट कर रहा है या नहीं। जैसे आधार के केस में हुआ था, आधार के केस में काफ़ी सारे इशू हुए थे कि ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। देन इक्वालिटी का भी मैटर आया था। तो ये सारे केसेस को जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सॉल्व किया जाता है। तो ये है पावर सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की, जो कि आर्टिकल 13 से डराइव होती है।
नाउ जैसे ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट एक गार्जियन की तरह वर्क करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इट enjoys the privilege of protecting the constitution against the violation of its provision either by government or by the people. तो दोनों ही केस में ये privilege सुप्रीम कोर्ट के पास है. Now it act as a watch tower and exercise the power of interpreting the content of the constitution. तो जो complex terms हैं and with time जो चीज़ें change हो रही हैं जो constitution के बनने के टाइम पे उसमें included नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें वो changes ऑर्डर कर सकते हैं जो पार्लियामेंट के थ्रू लाए जाएंगे ऑब्वियसली, बट हाँ पहले सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक इंटरप्रिटेशन ज़रूरी होता है. तो ये रहा ओवरऑल अबाउट एज अ गार्जियन जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का, और सेशन भी ओवरऑल यहीं तक है. सो अगर आपको रिट पेटिशन और रिट पावर्स पे अगर समझना हो तो यू कैन कमेंट एंड आई कैन मेक वीडियो ऑन दैट. कंटेम्प्ट पे भी अलग से वीडियो अगर चाहिए हो तो आई कैन मेक. सो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी. थैंक यू, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.